तो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखो अब क्या है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है ना वो बड़ा इजी चैप्टर है, सबको बहुत आराम से समझ में आता है। स्पेशली वो दो लॉज जो हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि भाई कोई चीज अगर रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, कोई चीज अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और थर्ड लॉ बड़े आसानी से समझ में आ जाता है लोगों को, वो तो वर्ल्ड फेमस है। क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बड़े आराम से समझ में आ जाता है लोगों को, राइट। और बहुत इजीली लोग बता भी देते हैं। लेकिन जो फंस जाता है, जो मुश्किल है, जो समझ में नहीं आता बार बार, वो टॉपिक मैं आपके लिए ले आया हूं, वो लॉ मैं आपके लिए ले आया हूं। वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखो पहली चीज बच्चों, इसको समझना तो मुश्किल है ही, बट इसको समझाना और भी मुश्किल है। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत आसानी से ये ना बहुत आराम से समझा दूंगा ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, राइट। अब देखो ना, जल्दी से एक काम करते हैं हम लोग ना, इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं क्योंकि एग्जाम में लिखने को आ जाता है। फिर उसके बाद हम उसको समझ लेंगे एंड देन उसका हम फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू एम, जो द वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला, जो आगे भी आप बहुत जगह अप्लाई करोगे, अभी नहीं 11th-12th में जाके अप्लाई करोगे, 9th-10th के बाद 11th-12th में भी यस अप्लाई होगा फॉर्मूला, तो वो वहां पर भी अप्लाई करोगे। इतना फेमस फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। चलो चलो फिर आज एक बार देखते हैं हम ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड क्या अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं क्या है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द applied unbalanced force right and in the direction of the force। इतनी सी बात है। अच्छा अब इसको समझे कैसे सर, इसको समझ कैसे सकते हैं। देखो भाई एक काम करते हैं ना, उसके लिए एक ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल यहां पर बहुत ध्यान से देखना। आप सबने कार वगैरह चलाई होगी, आई गेस 9th ग्रेड में चलाना टफ है आप लोगों के, आपके पेरेंट्स चलाते होंगे, राइट। अच्छा कार में आप बैठ के मस्त जा रहे हो, अचानक से गाड़ी खराब हो जाए, या किसी मूवी में देखा आपने गाड़ी खराब हो जाए, तब क्या करते हो उस केस में आप, उस केस में आप क्या करते हो, मैकेनिक बुलाते हो। चलो मैकेनिक नहीं है वहां पर, तो आप क्या करोगे, राइट। आप एकदम से सुनसान एरिया में फंस गए, नेटवर्क नहीं है फोन में, आप बुला नहीं सकते। लेकिन आपको इतना पता है कि अगर कार को धक्का मारेंगे तो क्या होगा, कार मोशन में आना शुरू हो जाएगी, राइट। चलो अब क्या करते हैं, मैं एक कार बना लेता हूं आप लोगों के लिए, बढ़िया सी कार बनाता हूं, ठीक है। अब ये मत बोला मेरी ड्राइंग खराब है, जितनी अच्छी है उसी हिसाब से उतनी अच्छी कार बना देता हूं, ठीक है। ये रही एक बढ़िया सी गाड़ी, उसका एक हेडलाइट भी है, ठीक है। अब ये गाड़ी है ना, ये कार जो है ये खराब हो गई है, यहां पर रुक गई है, ठीक है। तब हुआ क्या, आप उतरे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा उस कार के अंदर आप भूल गए आपके फ्रेंड्स भी थे, है ना, बहुत बढ़िया, आपके फ्रेंड्स भी हैं साथ में। चलो राइट, दो फ्रेंड्स मान लेते हैं, ठीक है, और आपके फादर भी हैं, है ना, थोड़ा बड़ा बना के दिखा देते हैं इनको, और थोड़ी बियर्ड भी उनकी। चल ठीक, अब हुआ कि आपके फादर ने कहा रुको मैं कार को धक्का मारता हूं, है ना। अब पॉइंट ये है कि अगर फादर कार को धक्का मारेंगे तो कार ही चलाएगा कौन। तो होगा क्या कि फादर ने कहा नहीं बेटा ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो गई, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं तो जाके ना गाड़ी में बैठ रहा हूं, अब मैं कार ना चलाऊंगा, आप लोग को कार को पुश करना है। तो क्या किया, आप गए, आपने कार को पुश करना शुरू किया, आपने पूरी जान लगा दी, पूरी जान लगा दी, राइट, पूरा फोर्स लगाया आपने एफ, फोर्स लगाया आपने एफ, और थोड़ा थोड़ा ना कार में मूवमेंट स्टार्ट हो गई, थोड़ा थोड़ा कार में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इतनी ताकतवर है वो, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप इतने पावरफुल हो कि आपने पूरा फोर्स लगाया, थोड़ी मूवमेंट तो स्टार्ट हो गई। लेट दैट मूवमेंट एंड लेट दैट इनिशियल स्पीड जो कार ने अटेन करी आपकी धक्का मारने से, वो यू है, राइट राइट। अब क्या हुआ, आपके एक और फ्रेंड ने कहा कि यार थोड़ा सा और पावर की जरूरत है, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है ताकि कार थोड़ा और स्पीड में जाए और कार स्टार्ट हो पाए, क्योंकि आपके फादर कह रहे हैं कि भाई कार अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या हुआ, आपका फ्रेंड आया, आपके फ्रेंड आप दोनों ने मिलके मैंने प्लस कर दिया, देखो आप दोनों का फोर्स प्लस हो गया, आप दोनों ने मिलके फोर्स लगाया तो थोड़ा और कार और स्पीड में आई, ठीक है। इसका मतलब फोर्स आपने इंक्रीज किया, है ना, वेलोसिटी थोड़ी और कार की बढ़ी, लेकिन अभी भी कार स्टार्ट नहीं हुई। तो क्या हुआ, आपके एक और फ्रेंड ने कहा कि मैं भी आता हूं, तीनों लोग धक्का लगाते हैं, तो तीनों लोग का फोर्स ऐड हो गया, ठीक है, तीनों लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं, फोर्स और इंक्रीज हुआ। उसी के साथ साथ आप देख रहे हो वेलोसिटी यू से थोड़ा और बढ़ी, बाद में लेटेस्ट से एक फाइनल वेलोसिटी कहीं पर
अटेन करती है, जिसकी वजह से जिस पे आने से कार की स्पीड इतनी हो गई कि वो कार स्टार्ट हो गई, राइट। तो दैट मीन्स आपने एक चीज यहां नोटिस करी, अगर आप ध्यान से देखो, आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी कि आपने फोर्स जैसे जैसे बढ़ाया, वेलोसिटी भी वैसे वैसे बढ़ रही है ना। अब इस कार का लेटेस्ट से मास m है ना, इस लेटेस्ट से इस कार का मास m है, तो आप ना फोर्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, अब कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, जो मोमेंटम है आपका वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है आपका। इसका मतलब फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स जो लगा रहे हो कार के ऊपर, जो फोर्स अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे अगर आपका फ्रेंड कहता है भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो यहां से कल्टी हो रहा हूं, मैं तो यहां से निकल रहा हूं, इसने कहा माइनस, मैं जा रहा हूं, तो वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स डिक्रीज होगी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, v से कम हो जाएगी, तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ये दूसरा फोर्स, अगर दूसरा फ्रेंड भी धोखा देता है तो क्या होता है, ऐसा काम करना, ऐसे धोखेबाज फ्रेंड ना साथ रखना मत, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो स्टेटमेंट हम काफी हद तक समझ गए कि बोल रहा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम बढ़ रहा था, राइट, राइट, यस। तो ये है पूरा का पूरा समझने का तरीका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स लगा रहे हो, जैसे फोर्स लगा रहे हो, वो प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब यहां पर समझना, ठीक है, ये जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की है। यहां तक अभी समझ में आ गया है कि फोर्स बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, राइट। अब देखो, जो फोर्स एक्चुअल में जो बढ़ रहा है, जो बढ़ा हुआ फोर्स है, कि आपका जो पहले मोमेंटम था, राइट, लेटेस्ट से यहां पर मोमेंटम हो गया आपका पी फाइनल, अभी मान लेते हैं, और यहां पर मोमेंटम आपका पी इनिशियल था। तो जो मोमेंटम का जो चेंज होगा, क्या कैसे चेंज निकालते हैं, जो बाद में हुआ, पहले जो हुआ उन दोनों को माइनस कर दो, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम का जो चेंज है आपने इस तरह निकाल लिया, है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बट मैं कह रहा हूं कि यार ये मोमेंटम चेंज होने में भी, यहां से यहां मोमेंटम चेंज होने में कुछ टाइम लगा ना, कुछ टाइम लगा ना, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, वो टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, राइट। ये टाइम जो है वो टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम है, राइट। तो अब बेसिकली ये हुआ, ये जो फोर्स अप्लाई आप कर रहे हो, उस अप्लाइड फोर्स के वजह से मोमेंटम में आया चेंज इन सम टाइम टी। सो अब पॉइंट ये है, अगर कोई चेंज हो रहा है और वो टाइम के साथ हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं उसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है। हम वजह में जब रेट वर्ड यूज करते हैं, हम यूजली ये वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी का चेंज या मूवमेंट या डिफरेंस टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो यहां पर मोमेंटम का जो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है, और ये किसके इक्वल होगा, वो अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के इक्वल होगा, राइट, नॉट इक्वल बट यू कैन से अभी के लिए कि जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी, या उल्टा बोल लो कि जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ रहा है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। दैट मीन मोमेंटम वैसे ही जल्दी जल्दी चेंज होगा, वैसे ही कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा जैसे जैसे आपका फोर्स यहां पर बढ़ रहा है। तो बेसिकली यही हुआ कि आपने कार पे फोर्स अप्लाई किया, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रहे हो बाय यूजिंग योर फ्रेंड्स हियर, तो होगा क्या, कार की वेलोसिटी बढ़ेगी, कार की वेलोसिटी बढ़ी तो इसका मतलब कार का मोमेंटम बढ़ा कुछ टाइम टी में, ठीक है। तो इसलिए तो आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा जैसे जैसे आप जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाते जाओगे, राइट। सो यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पूरा सार, यू कैन से, समझ गए। देखो वही बात, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, अब ध्यान से पढ़ना, आप समझ में आ गया आपको, that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force,
एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। समझ गए? इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ना हम लोग मालूम है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम ना इस डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू एफ। ये बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये है बेसिकली एफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यही कहता है हमारा जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब पॉइंट क्या है, हमें इसको मैथमेटिकली डिराइव भी करना है, हमें एक फॉर्मूला निकालना है। हमने एक कार वाला एग्जांपल ले लिया, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग ना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं, राइट। हम एक और फॉर्मूला लेते हैं और उसका हम लोग मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन निकालते हैं एग्जाम्पल लेके, राइट। चलो देख लेते हैं। अब क्या है, ये बात तो हमें पता हो ही गया है कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, ये आपको पता है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब पता होना चाहिए, तब जाके आप ये स्टेटमेंट समझ पाओगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, राइट। चलो देखते हैं भाई साहब। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। जैसे हमने वहां पर कार हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने कंसिडर किया था, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है जिसका मास m है और वो किससे मूव कर रहा है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, राइट, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ग्रेट, वो हमारा मास यहां पर लेटर से m जो है वो है एक बॉल, राइट। ये बेसबॉल बॉल लग रही है मुझे तो, ठीक है, और उसकी कुछ वेलोसिटी v है जिससे वो मूव कर रहा है, राइट। चलो u है, सॉरी वेलोसिटी u है जिससे वो मूव कर रहा है। ग्रेट, नाइस। अब क्या है, मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। हमने ना थोड़ा सा फोर्स लगा दिया। हमारे केस में कार जो है पहले से नहीं मूव कर रही थी, बट धीरे धीरे आपने बढ़ा मूव करवाना शुरू किया। एक फ्रेंड से ऐड, दूसरा फ्रेंड ऐड, तीसरा फ्रेंड ऐड, तो यू से फिर थोड़ा और आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते वी तक पहुंची, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी यू पे चल रही थी, उस पर एक हॉकी से फोर्स लगाया गया, राइट, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया एफ, जो कुछ टाइम टी के लिए था। लगातार हम लोग हॉकी में देखते हैं ना, फोर्स लगता रहता है ना, लगातार हम फोर्स लगाते रहते हैं जब हॉकी खेलते हैं, राइट, गोल तक जाने के लिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लगा हॉकी स्टिक से फॉर सम टाइम टी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या हुआ, हम ना कंसिडर कर लेते हैं कि हम हॉकी स्टिक से जो फोर्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ते 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 चेंज होते 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 कुछ एक वेलोसिटी वी हमने अचीव कर ली, एक फाइनली एक वेलोसिटी वी अचीव कर ली हमने, राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया, यहां पर बात हो गई। चलो अब ना हम इसको इस डेरिवेशन को करके देखते हैं, है ना। चलो ये हमारे पास वी वेलोसिटी आ गई। हम ये सिनेरियो लेने वाले हैं कि हम ना दो केस के मोमेंटम निकालेंगे, राइट। लेटर से एक केस में मोमेंटम है हमारा P1, इनिशियल मोमेंटम है हमारा। क्यों, पॉइंट क्या है कि जब वो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो हमने कह लिया कि भाई उस पॉइंट पे जो उसका मोमेंटम है P1 है, राइट, वो हमारा इनिशियल मोमेंटम है। लेट P1 बी द इनिशियल मोमेंटम। ग्रेट, और वो किसके इक्वल होगा, अब देखो वो किसके इक्वल होगा, बहुत ध्यान से देखते जाना। मैं जैसे जैसे कराते जा रहा हूं वैसे वैसे आपको देखते जाना है, राइट। अब चलो देख लेते हैं भाई साहब कि हमारा मोमेंटम जो P1 है, उस ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो बॉल है उसका मास m है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम है हमारा, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी। तो ये रहा हमारा, राइट, mu हो गया, राइट। चलो अब देख लेते हैं हमारा, अब देखो एक और मोमेंटम मैं ले रहा हूं, वो है लेट अस से P2। अब P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम है हमारा। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, मास तो सेम ही रहेगा बट वेलोसिटी फाइनल वाली यूज होगी। ये हो गया, है ना, ये हो गया, राइट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है ये, नाइस। अब क्या हो गया, अब देखो ये जो चेंज हुआ है यहां से यहां में, वो कितने टाइम में हुआ है, वो टाइम टी में हुआ है, राइट। कितने टाइम में हुआ है, वो टाइम टी में हुआ है, नाइस। अब करना क्या है, हमें कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है भाई जो फोर्स अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है वो प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर लिया, रेट टाइम से कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर दिया टाइम से, राइट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ग्रेट, अब हमें चेंज ऑफ मोमेंटम में करना क्या है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें चेंज ऑफ मोमेंटम में करना क्या है, कि हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है। फाइनल मोमेंटम है हमारा P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा P1 डिवाइड बाय लेट अस से टाइम, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ग्रेट, अब ये आ गया हमारा फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन P2 क्या है हमारा एम वी माइनस P1 क्या है हमारा एम यू डिवाइडेड बाय टी। ग्रेड आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। आप देखो दोनों के पास अगर देखोगे आप दोनों के पास जो है हमारा m कॉमन है, तो हम ना क्या करने वाले हैं m कॉमन ले लेंगे। m कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा क्या हमारे पास v माइनस यू अगेन डिवाइड बाय टी। हम बहुत करीब पहुंच गए जो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अचीव करना है। ऑल्दो ये भी यूज करते हैं कई क्वेश्चंस में हम लोग, कई न्यूमेरिकल्स में हम लोग, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं भाई, अगर हम देखें इस चीज को, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो, ये भाई साहब जाने पहचाने लग रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं जाने पहचाने लग रहे हैं। देखो मैं एक थिंकिंग बबल बना रहा हूं, वहां पर ये भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम था एक्सेलरेशन। वो कहते थे भाई हम तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है भाई साहब। दैट मींस ये जो है ये एक्चुअली एक्सेलरेशन है। तो इसकी जगह पे क्या मैं ये रख दूं, क्या इसकी जगह पे मैं एक्सेलरेशन यहां पर उठा के रख दूं, ठीक है। मैं v माइनस यू बाई टी की जगह पे रखने वाला हूं। चलो देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। हमारे पास आता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ए। ग्रेट। अच्छा अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास ना दूसरे साइड में एक कांस्टेंट आ जाता है। लेट अस से दैट कांस्टेंट इज k एंड साइंटिफिकली ये ऑब्जर्व किया है कि दिस कांस्टेंट k की वैल्यू ना डायमेंशनल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, राइट, इसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, जब फाइंड किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू ना 1 अचीव होगी। तो ठीक है, k की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो हमारे पास एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक्सप्रेशन बन के आता है F इज इक्वल टू एम ए। इसको बस ध्यान से देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट राइट। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, यही है पूरा का पूरा। कुछ नहीं करना, एक ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से चल रहा था, उस पर आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया कुछ टाइम t के लिए और उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो उस केस में u के टाइम पे उसका मोमेंटम था p1 लेटर से mu, एंड उस टाइम पे और v के टाइम पे जब उसकी फाइनल वेलोसिटी अचीव हुई उस टाइम पे उसका मोमेंटम था mv दैट इज p2, राइट। अब आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट अगर याद है और समझ में आता है तो वो बोलता है भाई कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब फोर्स आपका एफ लिख लिया आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए रेट वर्ड है तो टाइम से डिवाइड करके और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और फिर आपने उसको एक्सप्रेशन में रखना शुरू कर दिया P2 माइनस P1 बाई टी, दैट मींस द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम किया आपने, वहां पर फिर P2 की वैल्यू थी, P1 की वैल्यू थी, पुट करा, आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आया। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है m कॉमन है, आपने फटाफट कॉमन ले लिया m, और आपको फिर ये भाई साहब याद दिख गए। ये भाई साहब हमारे कहीं ना कहीं मोशन चैप्टर में घूम रहे थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होते हैं भाई साहब, और हमने सीधा सीधा उनकी जगह पे a रख दिया और हमारे पास ऐसा कुछ आता है f इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, राइट। और वहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमने 1 फाइंड करी और हमने कहा कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली वो फोर्स है वो इक्वल टू एम ए है, एफ इज इक्वल टू एम ए है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, अभी नहीं आगे वाली क्लासेस में भी आएंगे जब तक साइंस पढ़ते रहोगे, और स्पेशली आप काइनेमेटिक्स पढ़ते रहोगे, राइट, उसमें आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये कैसे आया ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। बहुत बढ़िया, नाइस, ग्रेट। चलो अच्छी बात है ना। अब ये ना अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो मैं फटाफट दिखा भी देता हूं जो हमने नहीं किया। अगर आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से देख भी सकते हो, राइट, यहां पर डेरिवेशन को होते हुए, है ना, एनिमेशन के थ्रू, राइट। जो मैंने आपको कराया वही, नथिंग डिफरेंट। देखो आपने दो मोमेंटम लिए, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम निकाला विच इज P2 माइनस P1, और उसके बाद में आपने उसको एक्सपेंड करके दिखा दिया जो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला में किया था, राइट। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है क्या, है ना, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। पॉइंट यह क्या है कि यहां पर इन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टेप बाय पहले ही इन्होंने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, उसके बाद रेट की वजह से टाइम पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर। आपने दो मोमेंटम लिए, आपके दो पॉइंट के मोमेंटम है P1 P2,
चेंज इन मोमेंटम निकाला P2 माइनस P1, राइट, उसमें MV माइनस MU किया, M कॉमन लेके ये आया M ब्रैकेट में V माइनस U, फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए उसको T से डिवाइड कर दिया। ग्रेट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, राइट। तो उन्होंने क्या वही किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली नॉट बाय टाइम बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, वही किया इन्होंने। देखो कुछ डिफरेंट हुआ नहीं। अब वहां पर ये भाई साहब फिर से पहचान में आ गया कि ये भाई साहब तो एक्सेलरेशन है, तो उन्होंने बस वही काम किया कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया पहले इन्होंने, ठीक है, और उसको वहां पर उन्होंने एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया, नथिंग डिफरेंट। आप चाहे इस तरीके से चले जाओ एग्जाम में, जो मैंने बताया उस तरीके से चले जाओ एग्जाम में, करेक्ट सेम है, मतलब सेम है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल लिया था कि एक मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है और उसकी वेलोसिटी v पे अचीव हो गई है, राइट। दोनों केस में मोमेंटम निकाला, उसका डिफरेंस निकाला, उसका रेट निकाला, f से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया और आपके पास ऐसा कुछ आ गया। हाँ, ये भाई साहब को पहचानना मत भूलना, v माइनस यू बाई टी को, विच इज एक्सेलरेशन, ठीक है। मजा आ गया, मजा आया, ये रहा आपका एक्सप्रेशन पूरा का पूरा, ग्रेट। बट मजा एक और चीज में आता है, मजा आता है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर आप, अच्छा एक और चीज, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, राइट, थिंकिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके ऊपर, हॉट्स क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर, और अगर आपको एक डेरिवेशन अच्छे से आती है समझ में ना, तो आप किसी भी स्टेप पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, राइट। क्योंकि हो सकता है कभी मीडियोकर स्टेप पे भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को बोलता है कि यार ये क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है, ये गिवन वैल्यूज है, आपको जरूरी नहीं कि k इजिकल टू एफ इजिकल टू एम ए से ही सॉल्व कर ले जाओगे। हो सकता है कि कोई आपको मीडियोकर स्टेप जो है, बीच में कोई स्टेप है, उसके थ्रू आपको यूज करना हो, राइट, वो यूज करके सॉल्व करना हो। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल चाहिए जहां पर आपको ऐसे खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंपल कमेंट में लिख दो न्यूमेरिकल्स, बस एक वीडियो आ जाएगी इनके ऊपर बेस्ड, और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको, एग्जाम में फुल कर लोगे उसको, ठीक है। चलो, अच्छा क्या है ना, एक डर होता है, ये तो चलो हो गया, ये हमने सॉल्व करके एफ इजिकल टू एम ए निकाल लिया, के इजिकल टू 1 करके, राइट। चलो एक एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बुक्स में भी आपने देखा होगा, राइट, कई सारे क्वेश्चन बैंक में भी देखा होगा, सीबीएसई सैंपल पेपर्स में भी देखा होगा, राइट, ये बड़े आते हैं यार, ये एग्जाम्पल में भी देखा होगा। ये हमेशा बोलता है कि भाई तुमने पढ़ लिया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेल एंड गुड, अब जल्दी से ये बता दो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे निकालेंगे। आपने फर्स्ट पढ़ लिया है, मजा आ गया, समझ में आ गया, लेकिन आप सेकंड भी पढ़ लिया है आपने, तो आप एक काम करो, उल्टा जाओ, नहीं उल्टा नहीं आना है आपको, सेकंड लॉ से ही उल्टा वाला प्रूव करना है, राइट, मतलब पीछे जाके प्रूव करना है, दैट मींस आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करना है। तो यहां बोला हुआ स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सिंपल है यार, कर लेते हैं। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास। मैंने कहा था ना एक मिडिल स्टेप भी हम यूज करते हैं, वो हम करेंगे। देखो एफ इजिकल टू एम ए कहता है, हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इजिकल टू एम ए, यही तो पढ़ा अभी हमने, यही तो डिराइव किया अभी हमने। अच्छा क्या होता है, एफ इजिकल टू ए की क्या वैल्यू होती है, ए की क्या फॉर्मूला था, वी माइनस यू बाय टी। इन्हीं भाई साहब को हमने ए रखा था, वही भाई साहब वापस आ गए। देखो मैंने कहा था मिडिल स्टेप भी आपको पता होंगे तभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये मिडिल स्टेप एक तरीके से देखा जाए, हम एफ इजिकल टू एम ए अचीव करने के लिए यहाँ से ही तो गुजरते हैं, ठीक है। ये हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, यही फॉर्मूला होता है, ग्रेट, नाइस। चलो अगर मैंने टी को उस साइड लिया तो ये एफ टी हो जाएगा, अगर वो एफ टी हुआ तो यहां पर क्या बचेगा, एम वी माइनस एम यू। अब मुझे जल्दी से जल्दी बता दो ये एफ टी क्या है, पॉज करो, कमेंट में नीचे फटाफट लिख दो कि एफ टी क्या है। यहां पर एफ टी हम किसी चीज को एफ टी बोलते हैं या फिर एम वी माइनस एम यू किसी चीज को बोलते हैं, सोच के बताओ, अभी नहीं बताऊंगा मैं, बाद में कभी बताऊंगा। अगर आपने कमेंट, अगर देखो सिंपल सी बात है, ये वीडियो आप देख रहे हो 1000 लाइक्स आ गए, मैं फटाफट बता दूंगा कि क्या है एफटी, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, न्यूमेरिकल भी ले आऊंगा, राइट, ग्रेट, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो नाइस, यहां पर क्या है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, यही अब देखो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग मतलब फोर्स कोई बाहर से लग ही नहीं रहा है उसके ऊपर, तो क्या हुआ, एफ क्या हो गया हमारा, अगर फोर्स नहीं लग रहा इसका मतलब एफ क्या हुआ हमारा, एफ हुआ जीरो, राइट, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग दैट मींस एफ इज जीरो। अगर एफ जीरो था, एफ जीरो इंटू टू ही क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, दैट मींस क्या हुआ, एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू जीरो हुआ, एम वी माइनस एम टू इज इक्वल टू जीरो हुआ, दैट मींस वी इज इक्वल टू यू हुआ, क्योंकि एम यू को उधर ले जाओ या एम वी को उधर ले जाओ तो एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू एम यू हो जाएगा, राइट, और एम से एम कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आया, वी इज इक्वल टू यू,
आपके पास क्या आया, v इज इक्वल टू यू, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आ गया, है ना। ग्रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है दिस मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, थ्रू आउट द टाइम t। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है ऑब्जेक्ट लगातार, राइट। अब ये क्या मतलब हुआ, दैट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, गेटिंग अप्लाइड, राइट, द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। एंड अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ दैट मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, दैट मींस v इज इक्वल टू u है, दैट मींस u भी, v भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है दैट मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मींस अब v इज इक्वल टू u है, अगर u ऑलरेडी 0 है तो v भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट पूरे टाइम थ्रू आउट टाइम t रेस्ट पे ही है because external force is not getting applied on it, right, then the object will remain at rest because the external force is not getting applied on it, and this is the first law of motion ना। this means that then object will continue to be at rest और uniform motion अगर u की कोई वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड है तो v की वही वैल्यू होगी, v की भी वही वैल्यू होगी ना 2 मीटर पर सेकंड, तो कंटिन्यूटी दैट मींस ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से चल रहा है। अगर u 0 है दैट मींस रेस्ट पे है, दैट मींस v भी रेस्ट पे होगा आफ्टर सम टाइम t, दैट मींस ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रेस्ट पे है बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन इट, राइट। और यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। Thus the first law of motion is stated that mathematically from the second law of motion. First law of motion जो है यहाँ से state कर लिया हमने from second law of motion. First law of motion यही तो है, if any object is at rest, it will remain at rest. If it is moving with some constant velocity, it will move continuously with that velocity until unless some external force applied on it. Right? यहाँ पर external force ही हमने गायब कर दिया, तो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहेगा, मोशन में था, मोशन में रहेगा, कांस्टेंट स्पीड में है ना, कांस्टेंट स्पीड पे है, ग्रेट, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है, सिंपल है। अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल चाहिए तो पहले 1000 लाइक्स चाहिए, राइट। उसके बाद करना क्या है, कमेंट में लिख दो न्यूमेरिकल, दैट्स इट। मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहाँ वहां प्रीवियस स्कूल के, दूसरे स्कूल के, इधर स्कूल के, वहां स्कूल के न्यूमेरिकल अच्छे वाले 4 5 10 तक न्यूमेरिकल्स अच्छे वाले लेके आऊंगा, राइट। यहाँ सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट में भी लिखते जाना, और न्यूमेरिकल के बाद भी जो डाउट होंगे वो भी कमेंट में लिख देना, वो भी हम करेंगे सॉल्व बाद में, ठीक है। चलो फिर ये क्लास रही आज तक सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है अभी भी रह गई है एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलो ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर।